क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी सीमा भी? सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग की पूरी शक्ति खोलने का गुप्त कोड मिल जाए, तो आप कितनी तेजी से सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे जॉन मेडिना की मशहूर किताब 8 ब्रेन रूल्स के ऐसे रहस्य जिन्हें अपनाकर आप अपने दिमाग को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये नियम आपको यह समझाएंगे कि व्यायाम, नींद, ध्यान, स्मृति और भावनाएं सब मिलकर आपके मस्तिष्क को कैसे आकार देते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा आपके सोचने का अंदाज हमेशा के लिए बदल सकती है। आप देख रहे हैं बुकपीडिया हिंदी, जहां हम किताबों की सबसे गहरी सीख को आपके लिए सरल और रोचक अंदाज में लेकर आते हैं। अध्याय 1, व्यायाम मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाता है। जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क वैसे ही बना है जैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का था। वे शिकारी और घुमंतू जीवन जीते थे। दिन का अधिकांश हिस्सा वे चलते फिरते बिताते थे। इसी कारण उनका मस्तिष्क हमेशा सक्रिय और सजग रहता था। इसके उलट आज का इंसान दिन भर कुर्सी पर बैठा रहता है, और यही कारण है कि उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि नियमित व्यायाम से मस्तिष्क की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। व्यायाम करने से रक्त का प्रवाह तेज होता है, जिससे मस्तिष्क तक अधिक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचता है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करती है और उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसका सीधा असर याददाश्त, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और समस्याओं को सुलझाने की योग्यता पर पड़ता है। मेडिना इस अध्याय में बताते हैं कि व्यायाम केवल शरीर को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि यह सीखने और याद रखने की क्षमता को भी सुधारता है। उदाहरण के तौर पर, जो छात्र नियमित व्यायाम करते हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर और अंक उन छात्रों से कहीं बेहतर पाए गए जो व्यायाम नहीं करते। केवल 20-30 मिनट की तेज चाल से पैदल चलना भी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि व्यायाम करने से हिप्पोकैम्पस, जो मस्तिष्क का स्मृति केंद्र है, बेहतर ढंग से काम करता है। इससे न केवल पुरानी बातें याद रखने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि नई जानकारियां सीखने और उन्हें लंबे समय तक संजोकर रखने की क्षमता भी विकसित होती है। मेडिना का निष्कर्ष स्पष्ट है, यदि हमें अपने मस्तिष्क की वास्तविक शक्ति को उजागर करना है, तो हमें इसे गति देनी होगी। शरीर को सक्रिय रखकर हम अपने दिमाग को अधिक रचनात्मक, तेज और सक्षम बना सकते हैं। अध्याय 2, मानव मस्तिष्क का विकास। जॉन मेडिना बताते हैं कि मानव मस्तिष्क आज जिस रूप में है, वह लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। हमारे पूर्वजों का मस्तिष्क धीरे धीरे बदलता और बेहतर होता गया, ताकि वे बदलते वातावरण में जीवित रह सकें। यह विकास मुख्य रूप से अनुकूलन, एडेप्टेशन के कारण संभव हुआ। मानव मस्तिष्क ने सबसे बड़ा बदलाव तब किया जब उसने जटिल समस्याओं को हल करना और सामाजिक जीवन जीना सीखा। जंगलों और घास के मैदानों में जीवित रहने के लिए केवल ताकत काफी नहीं थी, बल्कि योजना बनाना, मिलजुल कर काम करना और परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को बदलना भी जरूरी था। यही गुण इंसान को अन्य जीवों से अलग करता है। मस्तिष्क का आकार बढ़ने के साथ साथ उसकी संरचना भी बदली। विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का विकास हुआ, जो निर्णय लेने, आगे की योजना बनाने और सामाजिक संबंधों को संभालने के लिए जिम्मेदार है। यह हिस्सा हमें भविष्य के बारे में सोचने और जटिल विचारों को समझने की क्षमता देता है। मेडिना बताते हैं कि इंसान का मस्तिष्क पूरी तरह से स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार बदलता और सीखता रहता है। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यही कारण है कि हम नई परिस्थितियों में ढल सकते हैं, नई भाषाएं सीख सकते हैं और तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि मानव मस्तिष्क का विकास सीधे तौर पर सामाजिक जुड़ाव से जुड़ा है। जब इंसान समूह में रहने लगा, तो उसे संवाद करना, संकेत देना और रिश्तों को संभालना सीखना पड़ा। इससे भाषा और भावनात्मक समझ की क्षमता विकसित हुई। यही कारण है कि इंसान का मस्तिष्क अकेलेपन से कमजोर और सहयोग से मजबूत होता है। संक्षेप में, मेडिना का तर्क यह है
कि हमारा मस्तिष्क केवल जानकारी संग्रह करने वाली मशीन नहीं है। यह एक गतिशील, अनुकूलनशील और सामाजिक संरचना है जो लाखों वर्षों की यात्रा के बाद आज की स्थिति तक पहुंची है। इसकी यही क्षमता हमें अन्य जीवों से अलग और अधिक बुद्धिमान बनाती है। अध्याय 3। प्रत्येक मस्तिष्क अद्वितीय होता है। जॉन मेडिना इस अध्याय में बताते हैं कि कोई भी दो मस्तिष्क एक जैसे नहीं होते। जैसे हमारी उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क भी अपनी बनावट और कार्यप्रणाली में विशिष्ट होता है। यही कारण है कि हर इंसान अलग तरह से सोचता है, समझता है और समस्याओं का समाधान करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि जन्म से लेकर जीवन के हर अनुभव तक सब कुछ हमारे मस्तिष्क की संरचना को प्रभावित करता है। बचपन में मिले अनुभव, शिक्षा का तरीका, पारिवारिक वातावरण और व्यक्तिगत रुचियां, ये सभी मिलकर मस्तिष्क को अलग अलग दिशा में ढालते हैं। इसी वजह से एक ही परिस्थिति में भी दो लोग अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। मेडिना इस तथ्य पर जोर देते हैं कि सीखने और याद रखने की प्रक्रिया भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होती है। कोई व्यक्ति दृश्य सामग्री देखकर बेहतर सीखता है तो कोई सुनकर। किसी को छोटे छोटे हिस्सों में सीखना आसान लगता है तो किसी को लंबे समय तक लगातार पढ़ना। शिक्षण पद्धति में यह विविधता नजरअंदाज कर दी जाती है, जबकि वास्तव में शिक्षा प्रणाली को इन भिन्नताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मस्तिष्क की विशिष्टता केवल सीखने तक सीमित नहीं है। हमारी भावनाएं, व्यक्तित्व, निर्णय लेने का तरीका, सब कुछ व्यक्तिगत मस्तिष्कीय ढांचे का परिणाम होता है। इसलिए किसी एक विधि या नियम को सभी पर लागू करना अक्सर असफल साबित होता है। मेडिना का संदेश यह है कि हमें इस विविधता को स्वीकार करना चाहिए, चाहे शिक्षा हो, कार्यस्थल हो या व्यक्तिगत जीवन। यदि हम यह समझ लें कि हर मस्तिष्क की अपनी अलग क्षमता और सीखने का अंदाज है, तो हम बेहतर संवाद और सहयोग कर पाएंगे। संक्षेप में, तीसरे अध्याय का मूल विचार यही है कि प्रत्येक मस्तिष्क अद्वितीय है और इसी विशिष्टता के कारण मनुष्य समाज में रचनात्मकता और प्रगति संभव होती है। अध्याय 4। हम ध्यान एक साथ कई चीजों पर नहीं दे सकते। जॉन मेडिना इस अध्याय में बताते हैं कि इंसानी मस्तिष्क की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है ध्यान की क्षमता। हम अक्सर मानते हैं कि हम एक ही समय पर कई काम कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मस्तिष्क सचमुच मल्टीटास्किंग करने में सक्षम नहीं है। जब हम एक साथ दो या अधिक काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ध्यान बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्थानांतरित होता है। इस प्रक्रिया में न केवल समय नष्ट होता है, बल्कि कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, जब कोई व्यक्ति काम करते करते बीच में बाधित होता है और फिर दोबारा उसी काम पर लौटता है, तो उसे पुनः पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में काफी समय लगता है। यही कारण है कि लगातार व्यवधान उत्पादकता को कम कर देते हैं। मेडिना बताते हैं कि मस्तिष्क सबसे अच्छा प्रदर्शन तब करता है जब वह एक समय में केवल एक ही कार्य पर केंद्रित हो। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए हमें कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर स्पष्ट प्राथमिकताओं के साथ करना चाहिए। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए भावनाएं और कहानियां सबसे प्रभावी होती हैं। जब किसी सूचना को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो मस्तिष्क उसे अधिक देर तक याद रखता है। यही कारण है कि हम अक्सर रोचक कहानियां या भावनात्मक घटनाएं आसानी से याद रखते हैं, जबकि सामान्य और नीरस तथ्यों को जल्दी भूल जाते हैं। मेडिना यह भी बताते हैं कि ध्यान लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। औसतन कोई व्यक्ति लगभग 10 मिनट तक ही किसी विषय पर पूरी एकाग्रता बनाए रख सकता है। इसलिए शिक्षा या प्रस्तुति के दौरान हर 10 मिनट में कोई नया तत्व, उदाहरण या कहानी जोड़ना आवश्यक है, ताकि श्रोताओं का ध्यान ताज़ा बना रहे। संक्षेप में, चौथे अध्याय का संदेश यह है कि मस्तिष्क सचमुच मल्टीटास्किंग करने में सक्षम नहीं है। ध्यान एक समय में केवल एक काम पर केंद्रित किया जा सकता है, और भावनात्मक रूप से प्रस्तुत की गई जानकारी सबसे गहरी छाप छोड़ती है। अध्याय 5, अल्पकालिक स्मृति। जॉन मेडिना इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी स्मृति 2 भागों में बंटी होती है। अल्पकालिक स्मृति,
और दीर्घकालिक स्मृति। अल्पकालिक स्मृति वह है जिसमें हम कुछ समय के लिए सूचनाएं संभाल कर रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें फोन नंबर बताए और हम उसे तुरंत दोहराएं, तो यह अल्पकालिक स्मृति का काम है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि हमारी अल्पकालिक स्मृति एक बार में बहुत सीमित जानकारी ही रख सकती है। औसतन यह क्षमता केवल 7 सूचनाओं के आसपास होती है, और वह भी कुछ ही सेकंड तक। यदि उस जानकारी को दोहराया या अभ्यास नहीं किया गया तो वह जल्दी ही गायब हो जाती है। मेडिना यह स्पष्ट करते हैं कि अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति की ओर जानकारी पहुंचने के लिए अभ्यास और दोहराव बहुत आवश्यक है। जब हम किसी जानकारी को बार बार देखते, सुनते या इस्तेमाल करते हैं तो मस्तिष्क उसके लिए मजबूत न्यूरल कनेक्शन बना देता है, और यही प्रक्रिया उसे स्थायी स्मृति में बदल देती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि ध्यान और स्मृति गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि किसी जानकारी के समय हमारा ध्यान भटक रहा हो तो वह अल्पकालिक स्मृति में भी सही से दर्ज नहीं हो पाती। यही कारण है कि ध्यान केंद्रित किए बिना पढ़ाई या काम करने का असर बहुत कम होता है। मेडिना उदाहरण देते हैं कि यदि हमें कोई व्याख्यान सुनना हो तो उसमें बहुत सारी जानकारी एक साथ भर देने से अधिकांश बातें भूल जाती हैं। इसके विपरीत, यदि वही जानकारी छोटे हिस्सों में दोहराव और उदाहरणों के साथ दी जाए तो याद रखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। संक्षेप में 5वें अध्याय का संदेश यह है कि अल्पकालिक स्मृति की क्षमता सीमित है। ध्यान, दोहराव और अभ्यास ही वह साधन है जिनसे हम किसी जानकारी को स्थायी रूप से याद रख सकते हैं। अध्याय 6, दीर्घकालिक स्मृति। जॉन मेडिना इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी दीर्घकालिक स्मृति वह स्थान है जहां सूचनाएं लंबे समय तक संग्रहित रहती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जानकारी स्थायी और अपरिवर्तनीय रहती है। दरअसल दीर्घकालिक स्मृति बेहद लचीली होती है और उसमें दर्ज जानकारी समय के साथ बदल सकती है। शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि जब हम किसी घटना या तथ्य को याद करते हैं तो मस्तिष्क उसे दोबारा सक्रिय करता है और फिर से संग्रहित करता है। इस प्रक्रिया में जानकारी थोड़ी बदल भी सकती है। यही कारण है कि कभी-कभी लोग अपनी यादों में वही घटना अलग अलग ढंग से बताते हैं। मेडिना यह समझाते हैं कि दीर्घकालिक स्मृति मजबूत बनाने के लिए केवल बार बार पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जानकारी को अंतरालों में दोहराना अधिक प्रभावी होता है। यानी यदि आप किसी जानकारी को आज पढ़ते हैं, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और उसके बाद 1 महीने बाद दोहराते हैं तो वह जानकारी अधिक स्थायी हो जाती है। इसे ही स्पेस्ड रिपीटिशन कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकारी को याद रखने के लिए संदर्भ और भावनाएं बहुत मायने रखती हैं। यदि कोई तथ्य किसी कहानी या अनुभव से जुड़ा हो तो वह आसानी से लंबे समय तक स्मृति में बना रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप केवल किसी तारीख को रटने की कोशिश करेंगे तो वह जल्दी भूल जाएगी, लेकिन यदि उस तारीख को किसी दिलचस्प घटना से जोड़ देंगे तो वह अधिक समय तक याद रहेगी। मेडिना यह भी बताते हैं कि नींद का दीर्घकालिक स्मृति पर गहरा प्रभाव होता है। जब हम सोते हैं तब मस्तिष्क दिन भर की सूचनाओं को छांटता है और महत्वपूर्ण हिस्सों को स्थायी स्मृति में बदलता है। इसीलिए पर्याप्त नींद न लेना याददाश्त को कमजोर कर देता है। संक्षेप में 6ठे अध्याय का संदेश यह है कि दीर्घकालिक स्मृति लचीली होती है और इसे मजबूत बनाने के लिए दोहराव, संदर्भ, भावनाएं और नींद बेहद आवश्यक हैं। अध्याय 7, नींद और मस्तिष्क। जॉन मेडिना इस अध्याय में नींद और मस्तिष्क के गहरे संबंध को समझाते हैं। वे बताते हैं कि हमारी सोच, याददाश्त, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता सब पर नींद का सीधा असर पड़ता है। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद के बिना मस्तिष्क अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। वैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि नींद के दौरान मस्तिष्क दिन भर मिली सूचनाओं को व्यवस्थित करता है। यह तय करता है कि कौन सी बातें दीर्घकालिक स्मृति में रखनी है और कौन सी मिटानी है। यही कारण है कि पढ़ाई या किसी महत्वपूर्ण काम के बाद नींद लेना सीखने की प्रक्रिया को और मजबूत कर देता है। मेडिना बताते हैं कि नींद की कमी सबसे पहले ध्यान और एकाग्रता को प्रभावित करती है। जब हम कम सोते हैं तो साधारण सी बातों पर भी ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा
निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और भावनात्मक संतुलन भी बिगड़ने लगता है। यही वजह है कि नींद की कमी से चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ जाता है। एक और रोचक तथ्य यह है कि हर व्यक्ति की नींद की जरूरत अलग होती है। कुछ लोग 6 घंटे सोकर ताजगी महसूस करते हैं, तो कुछ को 8 या 9 घंटे की नींद चाहिए होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक मस्तिष्क का जैविक घड़ी तंत्र, बायोलॉजिकल क्लॉक, अलग अलग ढंग से काम करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि नींद केवल स्मृति ही नहीं, बल्कि रचनात्मकता को भी प्रभावित करती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब मस्तिष्क अलग अलग सूचनाओं को जोड़कर नए विचार और समाधान उत्पन्न करता है। यही कारण है कि कई बार सुबह उठते ही अचानक किसी समस्या का हल हमारे सामने आ जाता है। संक्षेप में, 7वें अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि नींद मस्तिष्क के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी हवा और भोजन। पर्याप्त नींद के बिना न तो हम सही से सीख सकते हैं, न याद रख सकते हैं, और न ही रचनात्मक सोच विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा और आप चाहते हैं कि ऐसी ही शानदार किताबों के ज्ञान को आसान भाषा में समझते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं बुकपीडिया हिंदी, जहां हर किताब आपके जीवन को बदलने का एक नया अवसर बन जाती है। तो चलिए, अगली किताब की यात्रा में फिर मिलते हैं।